हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो पावर है जो कि अगर कोई बैक्टीरिया आए, वायरस आए या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आए और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्शन करे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वही होती है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस, इट्स अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन और अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल, फाइन। या इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम अ डिजीज़, यानी हम बॉडी को बीमारियों से कैसे बचाएं, वही हमारी इम्यूनिटी होती है। सो इट्स अ फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज़, या इसकी जो डेफिनेशन है इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट। होस्ट मतलब हम अपने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम होस्ट हैं। अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, और एनी फॉरेन सब्सटेंसेस या कोई भी बाहर से मटेरियल आ रहा है जिसके अगेंस्ट में हम अपनी बॉडी को इम्यून करते हैं, बचा के रखते हैं, वही हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। अब क्या होता है, देखो, किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, किसी की इम्यूनिटी बड़ी ख़राब होती है। इसका क्या मतलब है? इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब है जिनको इन्फेक्शंस थोड़े से आसानी से नहीं होते। किसी की इम्यूनिटी ख़राब होती है कि भाई मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बाहर का खाना बहुत अच्छे से खाते रहते हैं और उनको इन्फेक्शंस नहीं होता, उनका पेट खराब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि भाई एक दो बार में बाहर खा लेंगे तो उनको डायरिया शुरू हो जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तो मतलब उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, उनको इन्फेक्शंस बार बार हो रहा है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें हम धीरे धीरे इम्यूनिटी के बारे में सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझेंगे कि पहले इम्यूनिटी का कंसेप्ट क्या है और ऐसा क्यों होता है कि किसी की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, किसी की खराब हो जाती है। दूसरे होते हैं कुछ लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स, जैसे अगर किसी को HIV हो गया, तो HIV क्या है? हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उन पर काम करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर इन्हें कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। या फिर जैसे किसी को अगर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे जैसे HIV पेशेंट्स हैं उनको भी इन्फेक्शन से बचा के रखना होता है। जैसे आपको कोई अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई मेडिसिन से, स्टेरॉइड्स चलते हैं, बेसिकली स्टेरॉइड से भी एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। तो ऐसे टाइम से इन्फेक्शन से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, यही वाले सारे HIV या फिर ट्रांसप्लांट वाले, तो इनमें जो है इन्फेक्शंस मतलब बार बार हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनकी इम्यूनिटी लो हो रखी है। ठीक है ना? तो हमें उन टाइप के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हुए ध्यान भी देना होता है कि इनको और बाकी इन्फेक्शंस ना हो। तो दैट इज जस्ट एन ओवरऑल आइडिया। अब हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों ही इम्यूनिटी पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इनेट इम्यूनिटी के बारे में अलग से भी आ जाता है, एक्वायर्ड के बारे में अलग से आ जाता है, दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं इनेट और एक्वायर्ड क्या है, और फिर हम इनेट को इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हम दो में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट होती है जो कि बाय बर्थ होती है, इट इज बाय बर्थ। ओके, यानी कि जो बॉडी में अपने आप ही बाय बर्थ है, उसमें कोई इन्फेक्शन होना जरूरी नहीं है। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर एक्सपोजर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कभी इन्फेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये जो इनेट इम्यूनिटी है बॉडी में हमेशा से है, बाय बर्थ है। जब कोई इन्फेक्शन आएगा तो इसको किल करने में सबसे पहला काम इनेट इम्यूनिटी का होगा। तो इसलिए ये जो होती है इनेट इम्यूनिटी आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है दैट इज इनेट इम्यूनिटी। ओके, जैसे हमारी स्किन है, कोई इन्फेक्शन अगर यहाँ आता है तो हमारी स्किन इसको बचा के रखते हैं, इसको हम कहते हैं बैरियर है। ये म्यूकोजा है, हमारी माउथ में अगर कोई जाएगा वहाँ टीयर भी है, वहाँ म्यूकोजा वहाँ पे आपका सलाइवा है, सलाइवा में लाइसोजाइम्स होता है जो बाहर के एंजाइम्स को बाहर के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। हमारे टीयर्स हैं, वो भी
आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमारा अगर हमने खाने के साथ कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस ले लिया तो शुरुआत में जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है जिसकी पीएच बहुत कम होती है वो उसको मारने का काम करता है। तो ऐसे अगर देखो तो हमारी बॉडी में बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि बाई बर्थ हैं। पहले इन्फेक्शन हुआ हो ना हुआ हो, एक बार हो चाहे 2 बार हो चाहे 4 बार हो, सेम तरीके से वो हर बार काम करेगा। यानी फर्स्ट रेस्पॉन्स में सेकेंडरी रेस्पॉन्स में कोई फ़र्क नहीं होता। हम प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं, मतलब जो एक बार पहली बार अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में है तो वो कैसे काम करता है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बर्थ के बाद जब कभी कोई एक्सपोजर होगा वायरस का या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद वो डेवलप होगी। तो मतलब इसमें प्रायर एक्सपोजर मस्ट है। पहली बार होगा तो ये मतलब मस्ट है, प्रायर एक्सपोजर होना चाहिए। उसके बाद मेमोरी सेल्स बनेंगी और वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स या फिर दूसरी टाइम जब वो इन्फेक्शन होगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी देंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीजल्स इन्फेक्शन एक बार किसी को हुआ तो जब फर्स्ट टाइम हो रहा है तब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं कर रही, तब इनेट इम्यूनिटी काम कर रही है, उसको ट्राई कर रही है मतलब मीजल ना हो। लेकिन बाई चांस इनेट इम्यूनिटी काम नहीं कर पाई और मीजल हो गया, एक बार हो गया तो दोबारा मीजल्स नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसने वहाँ काम किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी या जो भी मैकेनिज्म करी, और उसकी वजह से हमारी बॉडी अब मीजल्स के लिए इम्यून हो गई। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी इन्फेक्शन से भी हो सकती है, पहली बार इन्फेक्शन होगा तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, या फिर वैक्सीनेशन से भी हो सकती है। जैसे हम पोलियो के लिए वैक्सीन देते हैं, बड़ी सारी चीज़ों के लिए हम वैक्सीन देते हैं, MMR वैक्सीन देते हैं, है ना, मीजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन दिया तो एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो उसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट जस्ट हैव एन आइडिया कि इनेट इम्यूनिटी बाई बर्थ है, प्रायर एक्सपोजर नहीं चाहिए, इन्फेक्शन कितनी भी बार हो सेम टाइप से काम करेगी है, और इसमें प्रायर एक्सपोजर चाहिए। और बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी सेल्स बनती हैं और उसकी वजह से जब दूसरी बार वो इन्फेक्शन होता है तो उसको बहुत जल्दी कैचअप करके वो मार देती हैं। सो दिस इज अबाउट इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मोटे मोटे डिफरेंस। बाकी हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है डिफरेंस में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है आपका। अब हम इसमें पहले शुरुआत कर रहे हैं, पहले इनेट इम्यूनिटी समझो, फिर एक्वायर्ड समझो, तब इसका हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक, अच्छे से जो एग्जाम में आता है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी की। तो जो इनेट इम्यूनिटी है मैंने बताया बाय बर्थ होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज बाय बर्थ। आप लिख सकते हो इट इज बाय बर्थ। सो इवन बिफोर एक्सपोजर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। फाइन, इट एक्ट्स विद इन द मिनट्स, इट एक्ट्स विद इन मिनट्स। बहुत जल्दी हो रही है ये, जैसे ही बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा वो सबसे पहला काम करेगी, इसलिए इसे हम कहते हैं इट इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये फास्ट होगी, बहुत जल्दी हो रही है। दूसरी बात, प्रायर एक्सपोजर नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान रखना है, प्रायर एक्सपोजर ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म और एनी इंफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है इवन बिफोर द इन्फेक्शन इज देयर। इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है इट एक्ट अगेंस्ट अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बोला कि भाई स्किन जो है वो आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मीजल्स को नहीं आने देगी, किसी और को आ जाने देगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारों के लिए काम कर रही है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे वायरस या ऐसे बैक्टीरिया भी हों जो स्किन को पेनिट्रेट करके बॉडी में चले जाए, इन्फेक्शन कर दे, तो नहीं कर पा रही उनको। लेकिन ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, एक सबके लिए काम करेगी। अब हमारी म्यूकोजा, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, तो हर तरह के वायरस को कोशिश करेगी बाहर निकालो, भाई नहीं आने दो। स्टमक की पीएच है वो कई सारे के लिए काम करेगी कि उनको इन्फेक्शन से बचाना है, एक ब्रॉड रेंज में बचाना है, तो इट्स नॉन स्पेसिफिक टाइप। और दूसरा जैसे एक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक होती है। मैंने बताया कि मीजल इन्फेक्शन एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, तो वो मीजल्स के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो टाइफाइड से भी इम्यूनिटी दे देगा, नहीं, वो स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर ये नॉन स्पेसिफिक है, इसकी डाइवर्सिटी लेकिन लिमिटेड है। तो कोशिश तो मतलब ये थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसकी डाइवर्सिटी लिमिटेड है, ये कुछ ही स्पेसिफिक, कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम कर पाती है।
मतलब अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस या जो स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कर देता है, ये बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं काम कर पाती है। बट एक्वायर्ड जो है वो बहुत, उसकी डाइवर्सिटी है, सबके लिए स्पेसिफिक है वो, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है। और इसमें मेमोरी नॉट डेवलप, इसीलिए फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन एंड सेकेंड टाइम इन्फेक्शन by the same microorganism is same for both। फर्स्ट टाइम हो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो, दोनों के लिए सेम है, क्योंकि इसमें मेमोरी सेल डेवलप नहीं हुई। जबकि एक्वायर्ड में मेमोरी सेल डेवलप हो जाती है तो उसको पता चल जाता है हाँ ये वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म पहले बॉडी में आया था, अब की बार इसको फास्ट रिस्पॉन्स करके जल्दी मार दो। यू अंडरस्टैंड? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, इन पे एमसीक्यू भी आते हैं, ये किस टाइप की जो इनेट इम्यूनिटी किस टाइप की होती है। अब हम देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, enumerate the different mechanisms या कह लो different components of the innate immunity। तो एटलीस्ट आपको सबसे पहले इनके नाम पता होने चाहिए, एक रेंज पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें आएगा, और फिर हम उनको वन बाय वन करके डिटेल में आपको पढ़ना आना चाहिए। तो डिपेंड कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहला जो इन्नेट इम्यूनिटी का जो पार्ट है दैट इज बैरियर। ठीक है, उस बैरियर में स्किन का बैरियर हो सकता है, म्यूकोजा का बैरियर हो सकता है, हमारे जैसे अगर हम माउथ खोलें तो माउथ में म्यूकोजा है, अंदर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे म्यूकोजा है जो चाहेगी बाहर निकालो, है ना। तो वो बेसिकली बैरियर मेथड है। उस पर एनाटॉमिकल बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। एनाटॉमिकल मतलब बॉडी की एनाटॉमी की वजह से जो बैरियर है, जैसे ये जो है एक एनाटॉमिकल बैरियर है स्किन, म्यूकोजा एनाटॉमिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल जो बैरियर होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर, पीएच और सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि किसी ना किसी केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू टाइप से काम करते हैं, फिजियोलॉजी के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल बैरियर एंड देन हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो एनाटॉमिकल बैरियर में आपको इतनी चीजें आनी चाहिए, स्किन, म्यूकोजल बैरियर, सिलिया एंड नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। तो ये कम से कम 4 पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। तो जो हमारी स्किन है वो मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। सिंपली इट इज अ मैकेनिकल बैरियर, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नहीं आने देता, एज अ फिजिकली एज अ मैकेनिकली ये बैरियर का तरह काम कर रही है। दूसरी बात, स्किन से प्रोड्यूस होता है सीबम। ठीक है, सीबम प्रोड्यूस होता है जो कि ऑयली टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसमें, यानी माइक्रोब्स को मारने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उस सीबम के अंदर पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं। ये ध्यान रखना है कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड एंटी माइक्रोबियल फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट। देखो पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन का ही छोटा रूप पेप्टाइड होता है ना। फैटी एसिड्स, फैट का छोटा रूप फैटी एसिड्स है, तो वो बेसिकली उसको तोड़ने का, मारने का काम करते हैं, तो बैक्टीरिया को या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो दे आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट, और वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉडी को। देन इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। देखो जो वहाँ पर एपिथेलियल है उसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जिनको हम इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स कहते हैं। एक लिम्फोसाइट्स आपकी कहाँ होती है, ब्लड के अंदर होती है लिम्फोसाइट्स, एपिथेलियम के अंदर भी है। तो जो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं वो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखती हैं, माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रही है। और ये सारे के सारे किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो मतलब नॉन स्पेसिफिक टाइप से है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर, म्यूकोजल बैरियर। अब जैसे म्यूकोजल बैरियर है, आपकी माउथ की म्यूकोजा है, नोज की म्यूकोजा है, आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा है, उसमें एक तो ये मैकेनिकल भी ऑब्वियसली काम करेगा कि वो म्यूकोजा जो है प्रोटेक्ट करती है, नहीं कोई भी एंट्री हो। दूसरी बात, एज अ म्यूकस भी वहाँ पर होता है। तो जो म्यूकस होता है, जैसे जो बैक्टीरिया हमारी नोज में जाते हैं या वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोज में जाते हैं, एक तो नोज में सिलिया होते हैं, सिलिया का एक प्रोपेल मैकेनिज्म होता है, बाहर को प्रोपेल करते हैं, यानी कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने की कोशिश कर रहा है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो सिलिया तो ये करेंगे। कोई फिर भी यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पर म्यूकस है ना, नोज में और माउथ में जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर म्यूकस होता है।
आपको पता भी है नाक में भी होता है म्यूकस, तो उस म्यूकस में एंट्रैप करके उसको मारने का काम करता है। इसलिए जब कभी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपने देखा होगा जुकाम हो जाता है, तो जुकाम भी बेसिकली क्या है, वो एक कोशिश करता है प्रोटेक्ट करने की, वहाँ पर जो सिक्रीशंस हैं उनमें जाके बैक्टीरिया है जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर फेंकने की कोशिश करता है उसको। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस भी है, वहाँ पर भी अलग आपके मैक्रोफेजेस वगैरह भी जो एनगल्फ भी करेंगे उसको। तो ये बेसिकली का काम कर रहे हैं आपका एज अ मैकेनिकल बैरियर, एज अ म्यूकस। तो यानी इन्नेट इम्यूनिटी है, बाई बर्थ ही प्रेजेंट है ये, कोई इन्फेक्शन हो या ना हो पहले से ही प्रेजेंट है बॉडी में। सिलिया हो गया, अभी बता दिया मैंने। नॉर्मल फ्लोरा, तो हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, और भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, स्किन में भी होते। वो क्या करते हैं कि भाई जो आप पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करते हैं, फाइट फॉर फूड, फाइट फॉर सर्वाइवल। तो जो इंटेस्टाइन में कमेंशल्स हैं, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा हैं, वो जो वहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई हो गया, तो उसको मारने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कंपीट करते हैं, तो उनको मार देते हैं बेसिकली। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। इसका बड़ा एक इम्प्लीकेशन है, जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हो, किसी को डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हो तो उसके बाद में क्या करना चाहिए कि आपने देखा होगा बेसिलाई के जो ग्रेन्यूल्स आते हैं वो हम लेते हैं, या फिर जैसे याकुल्ट वगैरह आते हैं उसमें भी वो उसके स्पोर्स होते हैं जो हमारे कॉमेंशल्स हैं, हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक को तो नहीं पता ना नॉर्मल फ्लोरा को मारना है कि पैथोजेनिक को मारना है, वो सबको मार देती है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो आप क्या कर रहे हो, अलग से वो कॉमेंशल बैक्टीरिया के स्पोर्स ले रहे हो, एक तरह से कह लो। स्पोर्स नहीं कहना चाहिए, बस बेसिकली उनकी टैबलेट्स होते हैं, इससे वो वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं बाद में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब भी आप किसी को एंटीबायोटिक का कोर्स देते हो वो देना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके एनाटॉमिकल बैरियर्स। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की, यानी जो फिजियोलॉजी के बेस पे काम करते हैं। तो एक तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हाई टेम्परेचर। तो कई बार जब थोड़ा सा शुरुआत में फीवर होता है तो आपको पैरास्टामोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका इन्फेक्शन है उसको टेम्परेचर बढ़ा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा होता है पीएच, है ना। हमारी बॉडी में कई कई अलग अलग जगह गैस्ट्रिक पीएच होती है, जैसे गैस्ट्रिक पीएच है वो एसिडिक पीएच होती है, तो वो क्या कर दिया आपको बैक्टीरिया को या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मारने का काम करती है। तो एसिडिक पीएच जो है वो आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से निकलते हैं और वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे सलाइवा है, टीयर है, यहाँ पे क्या है लाइसोजाइम्स है, एंजाइम है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके मारने का काम करता है। तो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एसिडिक पीएच होती है उसमें, और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं। बाइल सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पे भी अटैक करते हैं। ये सब आपके इंटेस्टाइन में है। लेक्टोफेरिन क्या करता है, आयरन को चिलेट कर लेता है, आयरन को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं जिनको आयरन चाहिए है ना, वो उनको आयरन नहीं मिलता, इसकी वजह से वो मतलब किलिंग हो जाती है उनकी। स्पर्मिन जो होता है वो स्पर्म में होता है, वो भी स्पर्मिन होता है, वो भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको मारने का काम करते हैं। ग्राम पॉजिटिव कई सारे बैक्टीरिया हैं जिनको ये स्पर्मिन मार देता है। तो बेसिकली आप याद रखो एनाटॉमिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इनके कुछ नाम याद रख लो कि ये जो है आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। तो जो जनरली फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, फैगोसाइटोसिस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाना, मार देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसके लिए देखो अभी हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फैगोसाइटोसिस की क्या मैकेनिज्म होती है, बट जस्ट आप याद रखो कि फैगोसाइटोसिस इन्नेट इम्यूनिटी में आ रहा है। इसमें जो हमारी ब्लड में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, और मैक्रोफेजेस होते हैं। जब मोनोसाइट्स टिश्यू के अंदर पहुंच जाती हैं तो उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। न्यूट्रोफिल नॉन स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब मारने का काम करते हैं। अब इसमें बेसिकली जो फैगोसाइटोसिस होता है उसमें 3 मैकेनिज्म आती हैं। थोड़ा हम यहाँ पे ग्रॉसली पढ़ लेते हैं, बाद में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे।
फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करें कि रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म होती है, या रिसेप्टर मीडिएटेड को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहीं पे भी चोट लगी तो जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स मतलब न्यूट्रोफिल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, ठीक है, ये जो है वहां पर मार्जिनेट कर जाती है, मतलब जहां पर चोट वाला एरिया है वहां पर ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट कर जाती है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंच जाती है वो, ठीक। अब अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सपोज करो, उसके पास उसको ये अट्रैक्ट करेगी, इसके पास इसको एनगल्फ करेगी। तो सबसे पहला जो है आपका वो होता है मार्जिनेशन, यानी वहां पर चले जाना, जहां पर चोट लगी, जहां पर बैक्टीरिया है। चोट लगी तो सॉरी अलग चीज़ है, चोट लगी तो आपका एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में चोट लगने वाला आता है, जहां प्लेटलेट्स आती हैं। यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ कोई भी, या ये कहो जिधर की तरफ आपको लग रहा है कि बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया होगा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्लड से चली जाती है ये, ठीक। दूसरी बात ये क्या करती हैं, ये उसको एनगल्फ करने का काम करती है, यानी कि अंदर उसको ले लेती हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है इसके आसपास आएंगे, कुछ चेंज करेंगे, सूडोपोडिया बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैकेनिज्म, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये मान लो जो ये फैगोसाइट्स है, इस फैगोसाइट्स के अंदर पहुंच गया है बैक्टीरिया और इसने बना लिया फैगोसोम। फिलहाल हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म को किसी और वीडियो में। तो ये ले लिया अंदर, एनगल्फ कर लिया, और ये फैगोसोम कहलाता है। फिर वहां पर जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स जिनके अंदर तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये इसको लेके और ये बनाते हैं फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम। फिर लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके साथ मिलके से ये पूरा एक साथ आ गया, इसको पोर करते हैं, ये हो गया फैगोलाइसोसोम। यहाँ पर बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी है वो पड़ा हुआ है, और जो लाइसोसोम है उसने अपने एंजाइम्स को यहाँ पर निकाल दिया, बैक्टीरिया को इसने डाइजेस्ट किया और उसको किल करने का काम करता है। तो मतलब फाइनली तो जो मैकेनिज्म होती है थर्ड वाली, वो होती है किलिंग या फिर लाइसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये एक ओवरऑल आइडिया है कि वहाँ पहुँचे, एनगल्फ किया, फैगोसोम का बनाया, लाइसोसोम से फैगोलाइसोसोम बना के इसको फाइनली किलिंग कर दिया। तो ये फैगोसाइटोसिस होती है, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, नेट मैकेनिज्म है। कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई, ये इनको ऐसे ही काम करना है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आपका फैगोसाइटोसिस हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पाथवे को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैसे काम करता है, पर फिलहाल याद रख लो यहाँ पर 3 तरह के कॉम्प्लीमेंट पाथवे मेन है, मतलब ऑल्टरनेटिव, क्लासिकल, मैनोज बाइंडिंग पाथवे। तो यहाँ याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों के बीच का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट जो है आपका इनेट इम्यूनिटी में भी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी है। इनेट इम्यूनिटी में इसका अल्टरनेट पाथवे एंड मैनोज बाइंडिंग पाथवे, यहाँ आगे आप लिखते हो पाथवे, सॉरी पाथवे। तो अल्टरनेट पाथवे एंड मैनोज बाइंडिंग पाथवे, ये दोनों के दोनों इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जबकि क्लासिकल पाथवे होता है, जिसपे शॉर्ट नोट भी आता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, वो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। यानी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा। यहाँ पर फिलहाल आपको याद रखना है ऑल्टरनेट पाथवे एंड मैनोज बाइंडिंग पाथवे आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी का कॉम्प्लीमेंट पाथवे। फिर हम बात करते हैं कुछ और डिफरेंट सेल्स हैं। ये देखो आप, डिफरेंट सेल्स हैं जो कि आपका इसमें क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। फीवर, इन्फ्लेमेशन, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स एंड साइटोकाइंस, इन तीनों को एक साथ याद रखो आप। फीवर, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, साइटोकाइंस, इतने साइटोकाइंस होते हैं जो कि आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो फिलहाल हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की। जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, दे आर नेचुरल किलर सेल्स। ये बेसिकली ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स है। देखो जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो ग्रैनुलर नहीं होती है, वो ए ग्रैनुलर होती है। हम पढ़ते हैं ना ग्रैनुलर सेल्स होती हैं ब्लड में, ए ग्रैनुलर सेल्स होती हैं ब्लड में। जो ग्रैनुलर होती हैं वो न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है,
और इस्नोफिल हैं। जो ए ग्रैनुलर है उसमें मोनोसाइट्स एंड आप क्या आते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स अगर देखोगे ध्यान आएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि अगर जब हम पेरिफेरल स्मेयर में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल्स इज कवर्ड बाय न्यूक्लियस और साथ में सिर्फ एक बस ये पेरिफेरल रिम मिलती है, पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। रिम मतलब थोड़ा सा पार्ट रहता है साइटोप्लाज्म का, तो थोड़ा सा ही साइटोप्लाज्म आपको बाहर दिखाई देता है, बाकी सारा का सारा मेनली न्यूक्लियस ने कवर कर रखा है। और ये आपको ब्लू कलर का न्यूक्लियस वहाँ पर दिखाई देता है। नॉर्मली ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते, बट 10 से 15% जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आपकी कहलाती है नेचुरल किलर सेल्स, जो कि ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स हैं और वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट बनाते हैं। और बेसिकली जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो किन को मारते हैं? वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं एंड कैंसर सेल्स को मारते हैं। कोई सा भी कैंसर हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कैंसर सेल को मारेंगे। वायरस कोई सा भी हो, किसी सेल को इन्फेक्टेड कर दिया है तो नेचुरल किलर सेल उस सेल को काम मतलब मारने का बेसिकली काम करती है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। मोनोसाइट्स नहीं, पहले हम मास्ट सेल देख लेते हैं। मास्ट सेल जो होती हैं उनमें मास्ट सेल के अंदर होते हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और भी बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जब कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब IG एंटीबॉडी, तो IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्स के थ्रू मतलब एक्टिविटी के थ्रू ये मास्ट सेल एक्टिवेट होती है और डीग्रैनुलेशन होता है, यानी कि ग्रैन्यूल से जो भी सामान है वो बाहर निकल आया, उससे हम कहते हैं डीग्रैन्युलेशंस। और ये हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, वो सारे जो केमिकल्स हैं वो एंटी माइक्रोबियल है, मतलब माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल है। ये भी आपको ना इन्नेट इम्यूनिटी देता है। हालांकि जब मास्ट सेल से ये अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जाए तो एलर्जी करने का भी काम करते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो आगे हाइपर सेंसिटिविटी में आप पढ़ोगे, वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे कि अर्टिकेरिया हो जाना, ऐसे रैशेज हो जाते हैं, हे फीवर हो जाना, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे सांस मतलब एलर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा, छींकें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन से और ये सारी चीज़ों से और IgE एंटीबॉडी के ओवर एक्टिवेशन से वो सारी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं।